तो है गाइस, आज से हम एक नए मैनहवा को शुरू करने जा रहे हैं जो कि बहुत ओपी मैनहवा है। और इसमें से कैरेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हमें किसी के फाइट के बाद का सीन दिखाया जाता है। एक पेड़ दो टुकड़ों में कट चुका था। फिर कोई कहता है, मास्टर क्या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट जैसी कोई चीज हो सकती है? इस पर मास्टर कहते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल वो लोग ही स्ट्रांग माने जा सकते हैं जो स्ट्रांग है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी मार्शल आर्ट है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट है। और ये तो बस सबसे बड़े स्टेज तक पहुंचने की सीढ़ियां है। लेकिन एक बार अगर तुम उस स्टेज तक पहुंच जाते हो तो तुम्हें खुद ही उन्हें एक तरफ रख देना चाहिए। मुझे तो लगता है तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल चाहता है। इस पर वो लड़का कहता है, लेकिन मास्टर जब उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे तो उस सीढ़ी को फेंक देना क्या सही रहेगा? क्या उसकी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी? उसकी बात सुनकर मास्टर गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम तो मुझसे जरा भी तमीज में बात नहीं कर रहे। क्या तुम अब तक सिर्फ अपनी टोन को ही शार्प कर रहे थे? तभी सीन कट होकर एक गांव को दिखाया जाता है जो कि तहस नहस हो गया था। फिर मास्टर कहते हैं, हालांकि तुम्हारे बातों में कुछ तो सच्चाई है, इसलिए मैं तुमको वही उत्तर दूंगा जो तुम चाहते हो। और पीछे मुड़कर देखने से पता चलता है कि केवल तीन ही सीढ़ियाँ योग्य है और उसमें से पहली है। तभी सीन कट होकर हमें एक जंगल को दिखाया जाता है और एक आदमी को जो किसी से बचकर भागे जा रहा था और उसके हाथों में कुछ तो सामान था। फिर वो आदमी पीछे देखकर कहता है, ये सिर्फ एक या दो की बात नहीं, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा शांगडोंग सेक्टर इकट्ठा होकर मेरे पीछे पड़ा है। तभी वो दांत पीसते हुए कहता है, खैर छोड़ो, ये आइटम उसके वर्थ भी है, नहीं तो वो मेरे जैसे थर्ड क्लास चोर को ढूंढने क्यों आ जाते। फिर हमें उसके प्रीवियस मेमोरी को दिखाया जाता है जब वो मेग्रियोंग सेक्ट में था। फिर नरेटर कहता है, बहुत मुश्किल में पड़ा हुआ सेक्ट अपने नाम के जैसा ही हंसने लायक है। तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि मर्चेंट लोगों को मारे जा रहे थे। फिर नरेटर कहता है, कुछ पैरासाइट जो प्रोटेक्शन के नाम पर मर्चेंट लोगों की जेब काटते हैं। तभी सीन कट होकर हमें एक वेश्यालय को दिखाया जाता है। फिर वो आदमी कहता है, किसने सोचा था कि हमारे वेश्यालय में आने वाला एक वेस्टर्न आदमी मुझे जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका देगा। और देखने से तो ऐसा लग रहा था वो आदमी बहुत ही ज्यादा अमीर है और किसी बड़े सेक्ट से बिलोंग करता है। तभी वो आदमी कहता है, मेरे पास कुछ ऐसा है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। इस पर वो लड़की कहती है कि क्या आपके पास ऐसा क्या है? फिर वो आदमी उस लड़की के कान में सब कुछ बता देता है और वो आदमी भी ध्यान से सुन रहा था। फिर वो आदमी ड्रंक करके सो जाता है। फिर वो लड़की उस आदमी के पास जाकर सब कुछ बता देती है। उसे सुनने के बाद वो आदमी हैरान होकर कहता है, इस आदमी के पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है? फिर उस रात वो आदमी उस आदमी को मार देता है और वो कीमती सामान लेकर वहां से भाग जाता है। फिर हमें सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, वो अभी भी भागे जा रहा था। तभी वो कहता है, वो नाम जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, वो मेनग्रान सिट के कारण अब मार्शल आर्ट दुनिया के सुप्रीम रूलर के रूप में रिबर्थ होगा। और हफ्ते हफ्ते कहता है, मेरे हाथ में तो एक खजाना लगा है, लेकिन मैं इन लोगों से कैसे छुटकारा पाऊँ? तभी वो वॉरियर चिल्लाते हुए कहते हैं, रुको ये शियांग, अब भागने से कोई भी फायदा नहीं। अगर तुम वो चीज हमें फिर से वापस कर देते हो तो हम तुम्हारी सजा थोड़ी सी कम करेंगे, इसलिए हमारे पास वापस आ जाओ। उनकी बातें सुनकर वो आदमी यानी कि योसियोंग कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, और भागने लगता है। फिर थोड़ी दूर जाकर उसे एक लड़का दिखता है। उस लड़के को देखकर वो कहता है, हाँ मैं इसे अपने चारे के रूप में यूज कर सकता हूँ। फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है, वो वही लड़का होता है शुरुआत का और ये हमारा एमसी है। फिर वो अपनी आंखें बंद करके अपने मास्टर की बातें याद करने लगता है। मास्टर उससे कह रहे थे, बुद्ध के मार्ग पर एनलाइटमेंट हासिल करने के लिए व्यक्ति को इंटरनल और एक्सटर्नल मार्शल आर्ट को एक करके हमेशा ट्रेनिंग करनी चाहिए और इसे शाओलिन की मसल टेंडोन आर्ट कहते हैं। दूसरी तरफ एक्सटर्नल मार्शल आर्ट को समझकर और इंटरनल पावर के पीक एसेंस को समझकर उसे उड़ांग का अल्टीमेट सुप्रीम स्किल कहा जाता है। और लास्ट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और मुश्किल इंटरनल मार्शल आर्ट के पीक को द हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट कहा जाता है जो कि डीमन कल्ट से है। अगर मैं साफ साफ कहूँ तो ये तीन मार्शल आर्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट्स है। इस पर एमसी कहता है, तो आप कह रहे हैं कि ये सबसे अच्छी सीढ़ियाँ है जो किसी भी मार्शल आर्ट को उसके पीक तक पहुंचा सकती है?
फिर मास्टर कहते हैं हाँ, लेकिन ये याद रखो कि वो लास्ट में सिर्फ एक सीढ़िया ही है, क्योंकि हेवनली डिमन डिवाइन आर्ट जिसने 60 साल पहले मार्शल आर्ट की दुनिया पर अटैक किया था और दुनिया को लगभग नष्ट कर दिया था, और क्या वो सिर्फ सीढ़िया नहीं थी? तभी एमसी कहता है लेकिन हमारा क्या? और हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर को अपने कंधे पर लेकर एक लकड़ी के गट्टे पर नदी के पार जा रहा था। फिर उसकी बात सुनकर मास्टर कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है? तभी एमसी कहता है हाँ, जो मैं आपसे मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ मास्टर। इस पर मास्टर कहते हैं कि हाँ, ये तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट है बेशक। एमसी कहता है लेकिन आप क्या सोचकर ये सब बोल रहे हो? इस पर मास्टर कहते हैं क्योंकि मैंने उन सभी को आजमा लिया है। तभी एमसी कहता है क्या आप झूठ तो नहीं बोल रहे? मास्टर कहते हैं नहीं, मैंने उन सभी को खुद आजमा लिया है। क्या तुम्हें अपने मास्टर पर यकीन नहीं है? मास्टर की ऐसी बातें सुनकर एमसी अपने मन में कहता है लगता है कि मास्टर पागल हो चुके हैं। फिर सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। एमसी कहीं पर जाते हुए कहता है इन सालों में मैंने जो टाइम बर्बाद किया है वो मुझे रिग्रेटफुल लग रहा है, और इस रिग्रेटफुल की भरपाई करने के लिए मुझे अपने मास्टर और माउंटेन को छोड़ देना होगा, और यही सही निर्णय है। मुझे अपने मास्टर को छोड़ने का बुरा तो लग रहा है, लेकिन मैं और भी दिन यहाँ पर रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। एमसी को किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। जैसे ही एमसी पीछे मुड़कर देखता है वहाँ पर योशियोंग होता है। योशियोंग उसके पास आकर वही आइटम को दे देता है। फिर एमसी कहता है ये क्या है? इस पर योशियोंग जाते हुए कहता है इसे संभाल कर रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर थोड़ा आगे जाकर कहता है मेरे पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है। उसके हाथ में वो आइटम देखकर वे लोग उसे बहुत मारेंगे और मेरे ही ग्रुप का एक हिस्सा समझेंगे, इससे मैं पूरी तरह से बच जाऊंगा। तभी एक आदमी कहता है योशियोंग ने उस आइटम को उस लड़के के पास दे दिया है। तभी दूसरा आदमी कहता है तुम लोग योशियोंग के पीछे जाओ, हम उस लड़के को देखते हैं। फिर वे लोग एमसी के करीब जाते हैं। एक आदमी कहता है क्या योशियोंग ने उस लड़के को ब्लड डिमन एसेंस दे दिया है? तभी दूसरा आदमी कहता है ऐसा लगता है कि वो एक ही ग्रुप के हैं। इस पर तीसरा आदमी कहता है चाहे वो एक ही ग्रुप का हिस्सा हो या नहीं, उसे जल्दी से जल्द टेक डाउन करो। और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहते हैं हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते चाहे कुछ भी हो जाए। इसे देखकर एमसी कहता है कि हाँ, ये क्या है? आखिरकार मैंने क्या किया है? फिर एमसी बॉक्स की तरफ देखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि ये लोग इस बॉक्स के पीछे है। तभी वो मास्टर की बातें याद करता है। मास्टर उससे कह रहा था मैंने कहा कि तुमसे मैंने सब कुछ आजमा लिया है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। एमसी अपने मन में कहता है मुझे सचमुच मास्टर के शब्दों पर डाउट्स है। फिर उन लोगों की तरफ देखकर कहता है मैंने अब तक जो कुछ भी सीखा है चलो इसे आजमाते हैं इन लोगों पर। तभी वो लोग कहते हैं अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप वो आइटम हमारे पास दे दो। एमसी उनकी तरफ देखकर कहता है खैर अब जब मैं माउंटेन को छोड़ ही चुका हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब मार्शल आर्ट की दुनिया में आ गया हूँ। फिर वो कहता है वो अल्टीमेट सीढ़िया जिसका जिक्र मेरे मास्टर ने किया था, क्या उनमें से कोई ऐसा हो सकता है जिसने उस मार्शल आर्ट्स को मार्शल मास्टर किया हो? फिर उनकी तरफ देखकर कहता है लेकिन उनमें तो कोई भी स्ट्रांग नहीं दिख रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने अपनी स्किल को छुपा रखा हो? क्योंकि मास्टर ने कहा था कि जो लोग पीक पर पहुंच जाते हैं वे लगभग ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे उन्हें मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी उनमें से एक आदमी कहता है तुमको नहीं लगता कि तुम खुद को एक परेशानी भरी सिचुएशन में डाल रहे हो? उसकी बातें अपने एमसी को तो कुछ भी समझ नहीं आती। फिर वो आदमी कहता है मैं शांगडोंग ताई सेक्ट का चांग सैमगन हूँ, और ऐसा लग रहा है एक इनोसेंट लड़का एक इविल बदमाश के जाल में फंस गया है। मुझे ये सब कुछ पता है, तो बस तुम्हारे पास जो आइटम है उसे वापस कर दो जो उसने तुम्हें दिया था और अपने रास्ते पर निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है बदले में मैं अपने सेट के नाम पर तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लूंगा। उसकी बात सुनकर अपना एमसी बड़े एटीट्यूड में कहता है ये ताई सेक्ट, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, ये कौन सा सेक्ट है? अपने एमसी की बातें सुनकर एक आदमी पीछे से कहता है ए लड़के, तुमको क्या लगता है कि तुम कौन हो? और सभी पीछे देखने लगते हैं। फिर वह सामने आते हुए कहता है तुम्हारे हाथ में जो आइटम है वो किसी छोटे बच्चे की खेलने की चीज नहीं है, तो इसे जल्द से जल्द वापस कर दो। उनको देखकर ये ताई सेक्ट का एक आदमी कहता है ये तो ब्लैक इंटेंशन सेक्ट है, और यह आदमी वांग डाई है ब्लैक इंटेंशन सेक्ट का, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है?
उन सभी को देखकर इताई सेक्ट के सभी लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है यहाँ तक कि ब्लैक इंटेंशन सेक्ट के बारबेरिक ग्रुप भी यहाँ पर। तभी अपना एमसी कहता है ब्लैक इंटेंशन सेक्ट आखिर अब ये क्या है, और ये लोग इन लोगों के दोस्त है या फिर दुश्मन है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी सैम गन चिल्लाते हुए कहता है इस मामले पर शांगडोंग के कई मार्शल आर्ट सेक्ट के साथ साथ 9 ग्रेड स्कूल और अलग अलग कुलीन फैमिली के द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही है, इसलिए ब्लैक इंटेंशन सेट को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए। तभी एक अटैक सैमगन के सिर के आर पार हो जाता है और सैमगन नीचे गिर कर मर जाता है। उसे मरते हुए देखकर सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। फिर एक आदमी उनसे कहता है तुम लोग कायर कहीं के। इस सिचुएशन को देखकर वांग डाई घबराते हुए कहता है हमने ये सब कुछ नहीं किया। इस पर इताई सेक्ट का आदमी गुस्सा होते हुए कहता है झूठ मत बोलो तुम जिन्होंने ब्लैक इंटेंशन वाले कमीनों, क्या तुमको मार्शल आर्टिस्ट होने का कोई भी प्राइड नहीं है जो ऐसे पीछे से हमला कर रहे हो। तभी उसको भी आकर वो अटैक लग जाता है और उसके पीछे खड़े दो आदमी को भी। फिर वहाँ अटैक करने वाला आदमी झाड़ियों से निकलते हुए कहता है तुम गिनों कही के अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम सचमुच एक मार्शल आर्टिस्ट हो तो अपना मुंह फड़फड़ाना बंद करो और मुझसे आकर लड़ो। उसे देखकर दोनों सेक्ट के लोग घबरा जाते हैं। फिर उनमें से एक कहता है ये तो टैंक नोवा जू सेयोंग है, लेकिन आखिरकार इस जैसा कोई डेमन यहाँ पर क्या कर रहा है। उसे देखकर वांगडाई घबराते हुए कहता है सीनियर आप यहाँ पर क्यों आए हो। उसकी बात सुनकर चिसेयोंग गुस्से से देखते हुए कहता है आखिरकार तुम जैसे किसी कीड़े की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। इस पर वांगडाई कहता है मुझे माफ कर दीजिए सीनियर, मुझसे गलती हो गई। फिर चिसेयोंग उन सब की तरफ हाथ करते हुए कहता है तुम सब यहाँ पर जितने भी हो सब के सब यहाँ से तुरंत चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। वांगडाई वहां से जाते हुए कहता है मुझे आज के लिए माफ कीजिए सीनियर, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। उसकी बातें सुनकर च्यूसेयोंग हंसते हुए कहता है अगली बार मिलने की कोई भी जरूरत नहीं, हम दोनों भी बहुत बिजी लोग हैं। वांगडाई घबराते हुए कहता है आपका क्या मतलब है सीनियर। तभी च्यूसेयोंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जमीन पर पैर मारता है, उससे सभी पत्थर ऊपर उठ जाते हैं और उन सभी पत्थर को किक मारकर उनकी तरफ भेज देता है। वे सभी पत्थर अपनी तरफ आते हुए देखकर वांगडाई बहुत घबरा जाता है और मन में कहता है आज तो मैं गया काम से। तभी वे पत्थर उन सभी को लग जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। फिर वो खड़े होते और होकर भागते हुए कहते हैं हम यहाँ पर दोबारा नहीं आएंगे सीनियर, हमें माफ कीजिए। उनके जाने के बाद ज्यूसेयोंग कहता है फाइनली ये जगह शांत हो गई और अपने एमसी की तरफ देखते हुए कहता है अगर तुम उनकी तरह नहीं बनना चाहते तो तुम्हारे पास जो भी आइटम है उसे मेरे हवाले कर दो। फिर एमसी उस बॉक्स को तोड़कर उस आइटम को बाहर निकालते हुए कहता है क्या इसे इसे मुझे तुम्हें देना होगा। उसे ऐसा करते हुए देखकर ज्यूसेयोंग हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या उसने उस सील को इतनी आसानी से तोड़ दिया। पर कैसे, इस जैसा कोई लड़का उस सील को कैसे तोड़ सकता है, ये तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन इसने तो एक ही सेकंड में उस सील को तोड़ दिया। फिर हंसते हुए कहता है चलो कोई नहीं, तुमने मुश्किल काम करने से मुझे बचा लिया, अब मैं। तभी एमसी उस बोतल को खोलकर उसमें से सभी पानी पी जाता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर च्यूसेओंग कहता है तुम कमीने कहीं के। फिर अपने मन में कहता है ये तो मुझे कोई नौसिखिया दिख रहा है जो कि इस बोतल को इतनी आसानी से पी गया, लेकिन उसे पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं कि वो ब्लड डिमन एसेंस को पूरी तरह से ऑब्जर्व करेगा। उसे देखकर लगता भी नहीं कि वो ऐसा कर पाएगा, क्योंकि उस एसेंस को ऑब्जर्व करने के लिए सही इंटरनल एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन इस बेवकूफ को देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये मार्शल आर्ट भी जानता होगा। तभी एमसी उसे पूरी तरह से गटक कर कहता है ये मीठा स्वाद कैसा है, क्या ये कोई वाइन है। फिर जोसियोंग अपनी एनर्जी को हाथ में लाते हुए कहता है उसे ऑब्जर्विंग के लिए मेरे जैसे किसी बॉडी की जरूरत पड़ती है, ना कि तुम्हारी जैसे कोई घटिया बॉडी की। अब सिर्फ तुम उस ब्लड डिमन एसेंस का एक वेसल बन गए हो। और उसकी तरफ अटैक करते हुए कहता है मैं तुम्हारी हड्डियां तक चबा जाऊंगा। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर एमसी कहता है ये थोड़ा सा डिसपॉइंटेड है और फिर अपने हाथ को आगे लाकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर जोसियोंग घबराते हुए अपने मन में कहता है उसने ये कैसे किया, उसने तो मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। और फिर अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है मेरा संगना वन ऑफ द 32 टेक्निक्स ऑफ द स्कैरेड में से एक सीक्रेट आर्ट है। फिर चिल्लाते हुए कहता है यहाँ तक कि जेगल फैमिली के एरोगेंट बदमाश भी बड़ी मुश्किल से मेरे इस अटैक को रोक पाते हैं, फिर भी उनकी बॉडी पर मेरे संगना आर्ट के निशान रह जाते हैं।
आखिर इस कमीने ने मेरे इस अटैक को इतनी आसानी से कैसे ब्लॉक कर दिया। फिर एमसी उस बॉटल को फेंकते हुए कहता है, तुम कितना जोर से बोल रहे हो। ऐसे जोर से बोलने से ये साबित नहीं होता कि तुम स्ट्रांग हो। तो ऐसे छोटे मोटे अटैक करना बंद करो और अपनी सारी पावर लगा के मुझ पर अटैक करो, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हुआ हूँ। फिर जो सियांग घबराते हुए कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उस लड़के ने उस ब्लड डेमन असेंस को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया हो। तभी हमें एमसी को दिखाया जाता है, उसके चारों ओर ब्लू कलर का ऑरा फैला हुआ था। फिर नरेटर हमें कहता है, एक चमत्कारी एलिक्सर जो 100 मार्शल आर्ट मास्टर के ब्लड को इकट्ठा करके और ब्लड डिमन की इंटरनल एनर्जी के कल्टीवेशन मेथड से पिघलाकर बनाया गया ये ब्लड डिमन असेंस है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग पावर है और इसको बनाने का मेथड भी बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। जब आप इसे ऑब्जर्व करने में कामयाब होते हो तब आप तीनों साइकिल की पावर हासिल करते हो और रिबर्थ लेते हो एक हेवनली मार्शल बॉडी में ट्रांसफॉर्म होकर। फिर जैसे जैसे डिमन कल्ट ने इस डिमोनिक एलिक्सर के लिए इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज करने के लिए मार्शल आर्ट मास्टर को किडनैप करना जारी रखा, तब धर्मी अलायंस ने उनके फिक्शन में से एक ब्लड सेक्ट पर एक सरप्राइज अटैक किया और एक खूनी लड़ाई के बाद लास्ट में ब्लड डिमन कल्ट को हरा दिया गया और तब दुनिया को ब्लड डिमन असेंस मालूम पड़ा। और चाहे वो असेंस धर्मी के हाथ में हो या इविल्स के, वो असेंस जिसने भी कंज्यूम किया तो वो इस दुनिया को पूरी तरह से खून से नहला कर रख देगा और उस आदमी के पास अनगिनत पावर्स आ जाएगी जिनका कोई भी मुकाबला नहीं। और वो ब्लड डेमन असेंस अब शांगडोंग में दिखाई गया, यानी कि अपने एमसी के पास। फिर योशियोंग चिल्लाते हुए अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है और एमसी की तरफ देखकर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस जैसा कोई लड़का मेरे अटैक को कैसे रोक सकता है। तभी एमसी कहता है, क्या शोर मचाना तुम्हारी स्पेशलिटी है, अगर तुम्हारा रोना धोना खत्म हो गया हो तो अगला अटैक क्यों नहीं करते। योशियोंग अपने मन में कहता है, कोई गलती हुई होगी, मेरा हमला रोका नहीं जा सकता। और इस लड़के को देखो कितनी ओपनिंग में खड़ा है, भले ही उसने ब्लड डेमन एसेंस को कंज्यूम कर लिया हो, लेकिन मैं अपनी पूरी पावर लगा दूं तो वो जिंदा भी नहीं बचेगा और अपने हाथों में एनर्जी गैदर करने लगता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ पाता तभी वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एमसी उसके काफी करीब आ चुका था और उससे कहता है, मैं वहां पर इंतजार करते करते थक गया था, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारे पास आ गया। उसकी ऐसी स्पीड देखकर योशियोंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, क्या अब मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ। तभी यमसी को दिखाया जाता है, उसके पेट के ऊपर एक मुक्का मार देता है। उसके पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि जू सेओंग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें उसी चोर को दिखाया जाता है जिसको किसी ने मार दिया था। फिर वो लड़का उसकी तरफ देखकर कहता है, उसके लालच ने उसको जान से मार दिया। तभी वो मूंछ वाला आदमी कहता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम जैसा चोर संभाल पाए। फिर उन दोनों को किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। फिर वो लड़का कहता है, क्या ये जू सेओंग की आवाज नहीं है, क्या जू सेओंग को भी इसके बारे में पता चल गया। उसकी बात सुनकर वो मूंछ वाला आदमी कहता है, वैसे भी वो एक जंगली आदमी है जिसकी कोई भी करंट जगह नहीं है, कम से कम उसकी स्किल्स उसे इस आइटम के पीछे जाने के लायक बनाती है और उसे पता है कि ये आइटम कितना कीमती है। फिर वो लड़का कहता है, हमें बॉक्स तो मिल गया है, अब हमें यहाँ से जाना होगा। तभी उन दोनों को कुछ सेंस होता है। वो दोनों जैसे ही ऊपर देखते हैं, वहां से जोसियोंग की डेड बॉडी उड़ते हुए आ रही थी। फिर वो उनके साइड से निकलकर एक पत्थर को जाकर टकरा जाती है। फिर वो सभी जोसियोंग की डेड बॉडी को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी वो लड़का कहता है, ये तो जोसियोंग है जो कि मर चुका है, लेकिन ये किसने किया होगा। फिर वो दो सर्वेंट को एक लड़का दिखाई देता है जो कि उनकी तरफ ही आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर वे लोग कहते हैं, कोई तो हमारी तरफ ही आ रहा है और ये हमारा एमसी होता है। एमसी को देखकर वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है, तुम कौन हो। उसकी बात सुनकर एमसी गुस्सा होते हुए कहता है, तुम कौन हो जो इतनी रूड तरीके से बात कर रहे हो। फिर से वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, चेगल फैमिली के फ्यूचर हेड है यहाँ पर, इसलिए अपनी रिस्पेक्ट शो करो। तभी चेगल फैमिली का आदमी उस लड़के से कहता है, एक मिनट रुक जाओ, और जोशियों की तरफ देखकर कहता है, क्या इसकी ऐसी हालत आपने की है। इस पर एमसी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो अच्छा इसका नाम चूसियोंग है। फिर एमसी बड़े एटीट्यूड में कहता है, हाँ मैंने उसको निपटा डाला है, हालांकि मुझे लगा नहीं था कि वो इतना ज्यादा कमजोर होगा। उसकी बात सुनकर वो लड़का कहता है, क्या
कुछ भी बकवास मत करो। च्यू सेओंग करंट मार्शल दुनिया में टॉप 100 मार्शल आर्टिस्ट में से एक है और तुम जैसा एक मामूली लड़का उसे कैसे हरा सकता है। उसकी बात सुनकर अपना मेन कैरेक्टर कहता है, क्या वो आदमी इतना हाई लेवल का है, मुझे तो पता ही नहीं था। और उस लड़के से कहता है, अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारा भी हाल उसके जैसा ही करूंगा। ये सुनकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने एमसी से कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। अब तो तुम नहीं बचोगे। और अपने हाथ का इशारा कर कर अपने सभी सर्वेंट को उसे मारने के लिए भेज देता है। उन सभी को आते हुए देखकर अपना एमसी कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। उसे देखकर वो जेगल फैमिली का आदमी अपने मन में कहता है, आखिरकार ये कुछ भी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा और वो ऐसी सिचुएशन में भी इतना शांत कैसे हो सकता है। फिर हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो बिना हाथ उठाए उन सभी के हमलों को बड़ी आसानी से डॉच कर रहा था। उसे ऐसा करते हुए देखकर जेगल फैमिली का आदमी कहता है, आखिरकार ये लड़का कौन है, इसके स्टैंस में कितनी सारी ओपनिंग्स है, फिर भी वो सभी के अटैक को बड़ी आसानी से डॉच कर रहा है। तभी वो घबराते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये ब्लड डिमन असेंस है। तभी वो लड़का आगे जाते हुए अपने लोगों से कहता है, आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोगों को एक लड़का हैंडल नहीं हो रहा। उसे आगे जाते हुए देखकर जेगनशिक कहता है, रुक जाओ। तभी वो लड़का एक जंप कर कर अपने एमसी के पास पहुंच जाता है और अपने लोगों से कहता है, तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, मैं इस लड़के को संभालूंगा। और अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर एक किक मार देता है। उसे देखकर अपना एमसी नीचे झुकते हुए उसको डॉच कर देता है और एक मुक्का उसके पेट पर मारने लगता है। तभी जेगल फैमिली का आदमी बीच में आकर अपने एमसी के मुक्के को रोक देता है, लेकिन उस मुक्के का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वहां की आसपास की सभी धूल उड़ जाती है। उसे बीच में इंटरफेयर करते हुए देखकर अपने मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वो आदमी हंसते हुए कहता है, अरे आप शांत हो जाओ, ऐसा लगता है कि हमारे आदमी काफी ज्यादा रूड हो गए थे। इस पर एमसी कहता है, रूड, और अब तुम कह रहे हो जबकि उन लोगों ने मुझ पर अटैक किया था। फिर वो आदमी कहता है, इसे बड़ी लड़ाई बनाने में कोई भी फायदा नहीं, तो आइए इसे यहीं पर एंड करते हैं। फिर हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो तो उसी की तरफ देखे जा रहा था। फिर वो आदमी कहता है, मैं चेगन फैमिली का चेगन शिक हूँ। और मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हुए कहता है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। इस पर अपना मेन कैरेक्टर कहता है, मेरा नाम कांग चियोन है। एक मिनट गाइस, तो आज से हम मेन कैरेक्टर को चियोन कहेंगे। तो चलो फिर से टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फिर वो आदमी कहता है, क्या मैं आपके सेक्ट का भी नाम जान सकता हूँ। इस पर अपना एमसी कहता है, नहीं, मेरा कोई भी सेक्ट नहीं है और मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने पागल मास्टर को छोड़ दिया है। यह सुनकर चिकन चिक पूरा का पूरा हिल जाता है और अपने मन में कहता है, आखिरकार ये लड़का है कौन। और फिर से ग्रीट करते हुए कहता है, मैं समझ गया, अगर किस्मत ने इजाजत दी तो हम फिर से जरूर मिलेंगे। और अपने लोगों से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो लड़का कहता है, क्या, लेकिन वो बॉक्स, उसमें तो ब्लड डिमोनासेंस है, हम उसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं। तभी जेगल शिक कहता है, ली सेओंग, उस आदमी ने हमें बेवकूफ बनाया है और हमें उस चोर से जो ब्लड डिमोनासेंस मिला था वो नकली था। इस पर वो लड़का कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तभी चेगनशिक कहता है, तुमने भी देखा था ना, उस आदमी ने हमारे सभी आदमी के हमलों को कितनी आसानी से डॉच किया था। फिर हमें उसके हाथ को दिखाया जाता है, उसका हाथ बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था हमारे एमसी का अटैक रोकते हुए। फिर वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है, ये कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। उसका हाथ देखकर वो लड़का कहता है, तो फिर क्या उसने ब्लड डिमोनासेंस को कंज्यूम कर लिया है। इस पर चेगनशिक कहता है, जिसने च्यूसियोंग को मार डाला और मेरे हाथ को ऐसा बना दिया, ये सब ब्लड डिमोनासेंस के कारण हुआ है। फिर वो लड़का कहता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। इस पर चेगनशिक कहता है, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, हमें अलायंस के पावर पर डिपेंड रहना होगा। फिर वो अपने मन में कहता है, डैम इट, ब्लड डिमोनासेंस का अपेयर होना ही काफी नहीं था कि अब कोई और लड़का आ गया है जिसने उसे कंज्यूम कर लिया है और वो स्कीमिंग डिमंस जो हम पर घात लगाए बैठे हैं वो फिर से आ सकते हैं। फिर उनके जाने के बाद हमें उस चोर को दिखाया जाता है जो कि मर चुका था। फिर चियोन उसके हाथ में उसी बॉक्स को देख लेता है। फिर वो उस बॉक्स को लेकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे खुलता ही नहीं। फिर वो अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है। उसके पूरी एनर्जी से नीचे की जमीन भी टूटने लगती है और लास्ट में वो उस बॉक्स को तोड़ ही देता है। फिर वो हफ्ते हफ्ते कहता है, इस बॉक्स को तोड़ते समय मुझे लगा था कि मेरा हाथ ही टूट जाएगा, लेकिन आखिरकार मैंने इसे तोड़ ही दिया। फिर उस बॉक्स में हाथ डालकर कहता है, आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या रखा है जिसके कारण मुझे इतनी परेशानी हुई। फिर जैसे ही वो उसे देखता है वो हैरान हो जाता है। वो एक रेड कलर की पिल होती है
तभी वो कहता है क्या यही ब्लड डिमन असेंस तो नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एक गांव को दिखाया जाता है। कोई कहता है उस लड़के ने ब्लड डिमन असेंस को कंज्यूम कर लिया है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है ये कैसे पॉसिबल है, तुम तो जानते ही हो कि ब्लड डिमन असेंस को केवल डिमन कल्ट की इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन मेथड से ही कंज्यूम किया जा सकता है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है ये होता है जेगल जियोम, जो कि जेगल फैमिली का करंट हेड है। फिर जेगन चिक कहता है फादर मैं सच कह रहा हूँ, हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। इस पर करंट हेड कहते हैं क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी ऐसी बातों पर यकीन करूंगा कि मार्शल आर्ट की दुनिया में एक नया लड़का आया है जिसने ब्लड डिमन एसेंस को कंज्यूम कर लिया है। तभी चेगनशिक अपने हाथों की पट्टियां निकलते हुए कहता है एक बार मेरे हाथों को तो देखिए। करंट हेड जैसे ही उसके हाथों को देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिरकार ये क्या है और ये किसने किया। फिर मन में कहते हैं क्या यही ब्लड डिमन एसेंस की ट्रू पावर है। तभी जगलशिक कहता है फादर क्या आप जानते हैं कि फिजिकल स्ट्रक्चर ब्लड डिमोनेसेंस को कंज्यूम करने में कामयाब है। तभी करंट हेड कहते हैं ऐसी ही एक फिजिक थी, लेकिन वो आदमी जिसने तुम्हारी ये हालत की है उसके आने से पहले। जगलशिक कहता है लगता है कि वैसे आदमी दो है। इस पर करंट हेड कहते हैं अगर तुम्हारी बात सच है तो वो लड़का जरूर किसी बदकिस्मत सिचुएशन में होगा। फिर चेगनशिक कहता है किसी ट्रेजर को अपने पास रखना क्राइम है अगर कभी ऐसा हुआ है तो। तभी करंट हेड चाय का ग्लास उठाते हुए कहते हैं क्या तुमको उसका पता मिला है। चेगनशिक कहता है हाँ वो हमारे ही टेरिटरी में है, वो अभी चिनियोंग विलेज में है और मैंने अपने सर्वेंट से कहा है कि उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए और मैंने उसकी रिपोर्ट अभी भी अलायंस को नहीं दी है। इस पर करंट हेड कहते हैं ठीक है उसे रिवील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी कोई कहता है क्या आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हो। जगलशिक अपने पीछे देखकर उस आदमी से घबराते हुए कहता है एल्डर आप यहाँ पर। उसके फादर भी थोड़े हिचकिचाते हुए कहते हैं क्या तुमने सब कुछ सुन लिया है। इस पर वो एल्डर बैठते हुए कहता है जब तुम दोनों इतनी सीरियस बात कर रहे हो तो मैं उसे कैसे नहीं सुनता। फिर वो एल्डर जैसे ही वहां पर बैठता है उस रूम का एटमॉस्फेयर अचानक ही चेंज होने लगता है। तभी वो उनकी तरफ देखकर हंसने लगता है। फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है वो चांगवान फिस तायोंग है। वो शांगडोंग का एक जुल्मी सुप्रीम मास्टर है जिसे चेगल फैमिली भी आसानी से संभाल नहीं पाती। जब डिमन कल्ट पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मार्शल दुनिया ने उनको अपोज करने के लिए यानी कि विरोध करने के लिए अलायंस बनाई जिसको नाइन ग्रेड स्कूल कहा जाने लगा। और ताइयोंग नाइन ग्रेड स्कूल में जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी उसे करंट टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से सबसे ऊपर माना जाता है। यही रीजन है कि चेगल फैमिली उसको लेकर थोड़ा चिंतित है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर ताइयोंग कहता है हम किसी को भी ये बात नहीं बताएंगे, यही बेहतर होगा। चेगल शिक कहता है आपका क्या मतलब है। ताइयोंग कहता है इसका मतलब ये है कि अगर ये जरूरी है तो मैंने जो सुना है उसे बुलाया जा सकता है। इस पर चेगलशिक कहता है अगर आप ऐसा कहते हैं तो एल्डर यही सही है। करंट हेड भी तायोंग के शब्दों के खिलाफ नहीं जा सकता इसलिए वो भी चुप बैठता है। फिर तायोंग वहां से उठते हुए कहता है तो ठीक है मैं अपने रास्ते पर चलता हूँ। चेगलशिक कहता है अपना ध्यान रखिए एल्डर। फिर वो वहां से जाने लगता है और अपने मन में कहता है क्या उसने चिनियोंग विलेज कहा था। उसके जाने के बाद करंट एल्डर हंसने लगते हैं। फिर जगलचिक कहता है क्या वो हमारे जाल में फंस गया है। करंट एल्डर कहते हैं हाँ ऐसा ही लगता है। फिर कुछ समय बाद हमें किसी को जंगल में से बहुत तेज भागते हुए दिखाया जाता है और ये तायोंग होता है और वो अपने मेन कैरेक्टर यानी कि चिवन के पास ही जा रहा था। फिर वो हंसते हुए अपने मन में कहता है लेकिन क्या होगा अगर उसने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की नहीं हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं उसे ले जाऊँ तो वो ब्लड डिमोनेसेंस मेरा होगा। फिर और भी तेज भागते हुए कहता है वे टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट क्या उनका अभी तक पेट नहीं भरा, अब समय आ गया है कि अब वो मेरे कदमों के नीचे रहे। फिर हमें कुछ समय बाद जिनयोंग विलेज को दिखाया जाता है। हमारा एमसी मस्त में एक टेबल पर बैठा हुआ था। फिर वो चाय को उठाकर पीने लगता है। फिर वो पीते ही अजीब सा मुंह बनाता है और कहता है मुझे समझ नहीं आता कि इसे पीने में क्या खास है, इससे अच्छा तो पानी ही पिया जाए, लेकिन यहाँ मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। फिर वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है क्या इसके पीछे कोई छिपा हुआ मोटिव है। फिर उसके सामने एक सर्वेंट फिश लाता है। वो फिश को देखते हुए अपनी मुट्ठी बंद करता है और कहता है अगर उन्होंने कोई फनी चीज करने की कोशिश की तो मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। फिर वो शांत होते हुए कहता है नहीं नहीं मैं अभी तो अपने मास्टर से बचकर निकला हूँ, मुझे अब पीसफुली जीने की कोशिश करनी चाहिए।
तभी उसके ऊपर किसी की परछाई पड़ती है। वे जैसे ही उसकी तरफ देखता है वो तायंग होता है। फिर तायंग उससे कहता है, क्या तुम वही लड़के हो जिसने ब्लड डेमन एसेंस को कंज्यूम किया है? इस पर चियोन कहता है, ब्लड डेमन एसेंस, ऐसा लगता तो है। इस पर तायंग चिढ़ते हुए कहता है, ऐसा लगता है, और उसको बड़ी तेजी से उठाकर एक बहुत बड़ी जंप कर देता है और कहता है, जरा इसकी तरफ तो देखो, ये कितना कमजोर लड़का है। उसे ऐसा करते हुए देखकर चियोन अपने मन में कहता है, आखिरकार ये बूढ़ा आदमी करना क्या चाहता है। फिर तायंग हंसते हुए कहता है, तुम अब मेरे हो। फिर वो एक जगह पर उसे लेकर आता है। जैसे ही वो उस माउंटेन में लैंडिंग करता है वो माउंटेन पूरा का पूरा हिलने लग जाता है। फिर वो धुएं में से बाहर आते हुए इधर उधर देखने लगता है और अपने मन में कहता है, अब कोई भी हमारा पीछा नहीं करेगा। तभी चियोन टूल साफ करते हुए कहता है कि किसी को लगेज की तरह ले जाना ये कोई मैनर्स है। फिर तायंग जैसे ही उसे अपने पीछे देखता है वो हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, वो मेरे हाथों से कब निकला। फिर तायंग उससे कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हें मेरा एलिक्सर बनना होगा। इस पर चियोन कहता है, क्या एलिक्सर? रुको, क्या तुम मुझे कह रहे हो कि तुम मुझे खा जाओगे? इस पर तायंग कहता है, चिंता मत करो, जब हम अलायंस में पहुंचेंगे तब वो तुम्हारी बॉडी को बिना नुकसान पहुंचाए उस डिमन ब्लड डिमन एसेंस को बाहर निकालने का तरीका ढूंढेंगे। और अगर तुम कॉर्पोरेट करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अच्छा मुआवजा दिया जाएगा। तभी एमसी कहता है, तो आप कह रहे हो कि लास्ट में आप मुझे पूरी तरह से चूस लेंगे, इसलिए मैं आपके साथ वैसे ही रहूं जैसे किसी कुत्ते को अपने मालिक के साथ रहना चाहिए। इस पर तायोंग कहता है, हाँ तुम्हारा जवाब थोड़ा अलग है, लेकिन तुम्हें समझ तो आ रहा है। तभी अपना चियोन कहता है, लेकिन अगर क्या होगा कि मैं इसे मना कर दूं? तायोंग कहता है, क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? जब कोई बूढ़ा आदमी अपनी काइंडनेस दिखाता है तो तुमको ग्रेटफुल होना चाहिए और उसे एक्सेप्ट करके उसके बदले में कुछ राइस केक ले लेना चाहिए। इस पर चियोन कहता है, कुछ राइस केक के लिए अपनी जान को सौंपना ये तो पागलपन होगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, तुमको जो करना है वो कर लो। इस पर तायोंग गुस्सा होते हुए कहता है, तुम मुझे उल्टा जवाब दे रहे हो, लगता है तुम्हें कुछ लेसन सिखाने के लिए अच्छी पिटाई की जरूरत है। और उसको पंच मारते हुए कहता है, तुम छोटे कमीने कहीं के, और उसके ऊपर एक पंच मार देता है। फिर वो अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मैंने अपने पावर पर कंट्रोल नहीं किया, मैं इस नौसिखिए के बातों में आकर मेरी आधी पावर लगा दी है, और अगर वो गलती से मर गया तो ब्लड डिमन एसेंस का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। फिर वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या है? और हमें दिखाया जाता है चियोन ने उसके पंच को बड़ी आसानी से ही रोक लिया था। उसे देखकर तायोंग कहता है, आखिरकार वो अभी तक जिंदा कैसे है? फिर वो थोड़ा हिचकिचाते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये ब्लड डिमन एसेंस की पावर हो सकती है? अगर कोई लड़का जिसने ठीक से मार्शल आर्ट भी नहीं सीखे है वो सिर्फ इसे कंज्यूम करके इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है, तो वो पूरा कंज्यूम हो जाने पर तो उसकी पावर अलग ही लेवल पर हो जाएगी। फिर वो हंसते हुए कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मैं इसे और भी ज़्यादा आजमाऊंगा। और अपनी 40% एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, चांगवन फिस्ट रिलीज, और उसके ऊपर कई सारे मुक्के मारने लगता है। और चियोन उसके फिस्ट को बिना किसी एनर्जी का यूज किए ही सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से ही उसे रोके जा रहा था। फिर तायंग उसे देखकर कहता है, उसके मूवमेंट तो किसी नौसिखिए जैसी है, लेकिन वो मेरी टेक्निक की पावर को और वीकनेस को पहचान रहा है, वो भी इतनी जल्दी। तभी चियोन उसके फिस्ट को रोक देता है। उसे देखकर तायंग अपने मन में कहता है, क्या उसकी पावर मेरे पावर से ज्यादा है? तभी उसके मुंह के ऊपर चियोन एक जोरदार पंच मार देता है। वे थोड़ी दूर जाकर चियोन की तरफ देखकर कहता है, क्या उसने मुझे अभी हिट किया? फिर चियोन उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या अभी मैंने तुमको हिट किया? लेकिन मैं तो ऐसे ही रैंडमली अपने फिस्ट को घुमाए जा रहा था, लेकिन तुम्हारे मुंह से तो खून निकल रहा है। फिर तायंग उसे कहता है, तुम छोटे बदमाश, और अपने मन में कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलेक्सर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन तुम जैसा कोई लड़का मार्शल आर्ट स्किल्स नहीं सीख सकता। फिर वो चियोन से कहता है, तुम्हारा पंच सचमुच अच्छा है। इस पर चियोन कहता है, ओह, तो तुम्हारा मुंह अभी भी चल रहा है। इस पर तायंग गुस्सा होते हुए कहता है, अपना मुंह बंद करो, अब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। फिर चियोन उसकी तरफ देखकर कहता है, लगता है कि मुझे इस बूढ़े को एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा।
फिर तायोंग अपने मन में कहता है, अब मैं 75% पावर को यूज करूंगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वो मर ही जाए। और अपने हाथ में एनर्जी गैदर करते हुए कहता है, चांगवान फिस्ट टेक्निक फर्स्ट फॉर्म, और उसके ऊपर कई सारे मुक्के मार देता है। उस अटैक को आते हुए देखकर चियान अपने मास्टर की बातें याद करने लगता है, जहाँ पर वो मास्टर से कह रहा था क्या द स्ट्रॉन्गेस्ट फिस्ट टेक्निक वो वुडांग है। इस पर उसके मास्टर तो सिर्फ उसकी तरफ देखने लगते हैं। इस पर चियोन कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, आपको छोड़कर वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है। फिर उसके मास्टर कहते हैं, ये कहना बड़ा चढ़ा कर नहीं होगा कि वुडांग में अपनी बॉडी को फिस्ट टेक्निक में इस्तेमाल करने की हर एक मेथड इंक्लूड है। इस पर चियोन कहता है, हर एक मेथड, लेकिन आपको कैसे पता। मास्टर कहते हैं, क्योंकि मैंने पावर के फ्लो को समझ लिया है। मैं तुमको समझाता हूँ। पावर इस बात पर इंक्लूड करती है कि उसका यूज कौन करता है और किस तरह करता है। अगर ये सीधी फ्लो करती है तो ये शाओलिन की हार्ड फिस्ट बन जाती है, जो बड़े बड़े माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अगर ये वेव की तरह सेक्युलर मोशन में फ्लो होती है तो ये वुडांग फिस्ट बन जाती है, जो थोड़े से फोर्स से भी बड़ी चट्टान को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और तभी चियोन की तरफ कई सारे मुक्के आ जाने लगते हैं। फिर चियोन उसे देखकर कहता है, चलो फिर देखते हैं, मैंने जो सीखा है उसे इस पर यूज करते हैं। फिर चियोन अपने हाथ को उसके फिस्ट में से ले जाते हुए कहता है, मैं इसे चेक करूंगा मास्टर कि आप सही हो या नहीं। और उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार पाम मार देता है, जिससे ताइयोंग बहुत दूर जाता है। ताइयोंग एक जगह रुककर गोकू जैसे चिल्लाने लगता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और कहता है, बहुत बढ़िया, अब मैं मेरी फुल पावर का यूज करूंगा। तभी वो अपनी प्रीवियस मेमोरीज को याद करने लगता है, जहाँ पर उसके मास्टर उससे कह रहे थे चांगवन फिस्ट शाओलिन में दबी हुई है। शाओलिन ने उन डिसाइपल को भी ट्रेनिंग दी है जो टेम्पल नहीं छोड़ते थे, और उन्हें सोका डिसाइपल कहा जाता था, और उनमें से एक ताइयोंग था। ताइयोंग मास्टर से कह रहा था, मास्टर आप मुझे यीजिन जिंग क्यों नहीं सिखाते। इस पर मास्टर उससे कहते हैं, तुम तो एक सेकुलर व्यक्ति हो, तो बुद्धिज्म एनलाइटमेंट को हासिल करने से तुम्हारा क्या फायदा। इस पर तायुंग कहता है, मुझे दूसरों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना है, तो प्लीज मुझे इसे सिखा दीजिए, मैं ये समझना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मास्टर गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम बेवकूफ कहीं के, बुद्धा ने कब दूसरों को स्ट्रॉन्गर बनने के लिए शिक्षा दी थी। फिर तायुंग अपने मन में कहता है, ये क्या बकवास है। दुनिया का लॉजिक ये है कि स्ट्रॉन्गर बनने के लिए तुमको जीतना होगा और जीतने के लिए स्ट्रॉन्गर बनना होगा। फिर नरेटर हमें कहता है, ताइयोंग ने एक सेक्युलर डिसाइपल के रूप में जो कुछ भी सीखा था उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था, और उसने दुनिया में स्ट्रॉन्गर बनने के लिए कोशिश करना कभी भी नहीं छोड़ा। वो हर दिन ट्रेनिंग करता था और शाओलिन से शुरू करके उसने ब्लडी रिसर्च से अपने मार्शल आर्ट को पीक तक पहुंचाया। और तब से लोग उसे चांगवान फिस्ट कहने लगे। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि चियोन को भी खड़े रहने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। फिर चियोन उसे देखकर कहता है, यह आदमी डेफिनेटली एक मास्टर है। फिर वो प्रीवियस मेमोरीज को याद करता है। उसके मास्टर उससे कह रहे थे, मार्शल दुनिया हर एक कदम पर तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों से भरी हुई है। फिर हमें तायुंग को दिखाया जाता है। वो जहाँ भी अपना पैर रख रहा था वहाँ की जमीन टुकड़े टुकड़े हो रही थी। फिर वो बड़ी तेजी से चियोन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसे एक मुक्का मारते हुए कहता है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर वो उसके अटैक को देखते हुए कहता है, मास्टर ये अफसोस की बात है कि ये वो नहीं है, और उसके अटैक को डॉज कर देता है। फिर वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, मैंने मास्टर से बहुत कुछ सीखा है। उसे ऐसा करते हुए देखकर तायुंग घबराते हुए अपने मन में कहता है, क्या उसने मेरे हेवन स्प्लिटिंग फिस्ट को, लेकिन इस जैसा कोई लड़का मुझसे ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। तभी चियोन अपने हाथ में एनर्जी गैदर करते हुए उसके पेट के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है। उसका मुक्का खाकर तायुंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। फिर वो अपने मन में कहता है, ये लड़का डेफिनेटली मार्शल दुनिया में बिल्कुल ही नया है और उसे कुछ भी नहीं आता, फिर भी उसने मेरे चांगवान फिस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसे मैंने लाइफ टाइम प्रैक्टिस से परफेक्ट किया था। आखिरकार इस जैसा कोई मॉन्स्टर कहाँ से आया है। फिर वो अपने घुटनों पर आ जाता है। फिर चियोन उसके करीब आकर उसके बाल खींचते हुए एक किक उसके मुंह पे मार देता है। उस किक को खाकर तायुंग के मुंह से खून निकलने लगता है। फिर वो बेहोश होते हुए कहता है, मैं इसे हार नहीं सकता। फिर कुछ समय बाद उसे होश आने लगता है। चियोन उसके सामने खड़ा था और उससे कह रहा था, हे बूढ़े आदमी, तुम कब तक सोओगे, उठ जाओ। फिर तायुंग उसे देखकर कहता है, मुझे याद है कि मैंने इस लड़के पर चांगवान हेवन स्प्लिटिंग फिस्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे इसका जवाब मिल गया। फिर तायुंग कहता है, नहीं, ये जरूर कोई सपना है, ये इतना जल्दी हुआ, लेकिन शायद मुझे झपकी आ गई होगी।
फिर वो खड़े होते हुए कहता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि चांगवान फिस्ट का मास्टर तायुंग ऐसे किसी छोटे बच्चे के सामने गिर जाएगा। फिर वो जैसे ही खड़ा हो जाता है उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी अपना एमसी कहता है, बेहतर होगा कि तुम खड़े होने की कोशिश मत करो, और मैंने तुम पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया है जो तुम्हारे डेंटियन को तोड़ देगा अगर तुम कोई गलत कदम उठाते हो तो। फिर तायांग कहता है, क्या एक रेस्ट्रिक्शन? इस पर चियोन कहता है, हाँ, जब मैं भागने की कोशिश करता था तो मेरे मास्टर मेरे ऊपर यही तरीका आजमाते थे। फिर तायुंग कहता है, अब ये कैसी ट्रिक है? रेस्ट्रिक्शन कोई ऐसी ट्रिक नहीं जिसे कोई भी लगा सके, और मेरे जैसे मास्टर की बॉडी पर तो ये काम भी नहीं करेगी। उसकी बात सुनकर चियोन उसके चेस्ट के ऊपर अपना पैर रख देता है, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसा उसके चेस्ट के ऊपर किसी ने एक बड़ा पत्थर रख दिया हो। फिर चियोन हंसते हुए कहता है, लगता है ये तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं जितना दिखता हूँ उतना अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिंदगी भर एक पागल मास्टर के द्वारा दर्द में रहा हूँ। इसलिए ये पॉसिबल है तो मैं इसकी माफी मांगता हूँ कि तुम मुझे दोबारा परेशान मत करो। और उसके चेस्ट के ऊपर से अपना पैर निकाल लेता है। फिर तायुंग कहता है, आखिरकार तुम क्या चाहते हो? इस पर चियोन कहता है, हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और हंसते हुए कहता है, अब से तुम मेरे हो। फिर सीन कट होकर हमें कुछ दिन बाद जेगल फैमिली को दिखाया जाता है। तभी करंट हेड जेगल शिक से कहता है, जब तायुंग आएगा तो ब्लड डेमन एसेंस को कंज्यूम करने के सीक्रेट पर उससे बातचीत करेंगे। जेगल शिक कहता है, हाँ, ये कुछ ऐसा है जिसे तायुंग बहुत चाहता है, ये एक अच्छा सौदा साबित होगा। इस पर करंट हेड कहते हैं, हाँ, सचमुच अगर उस आदमी को टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में शामिल होना हो तो वो अपनी सोल को भी बेच देगा। तभी जेगल शिक कहता है, हाँ, और उस सोल को जेगल फैमिली खरीद लेगा, और अगर हम टॉप 10 मार्शल मास्टर लेवल के शिकारी कुत्तों को काबू में कर सके और आगे का रास्ता साफ कर सके तो नोबल फैमिली के अलायंस का लीडर बनना ज्यादा दूर नहीं होगा। फिर उसका फादर हंसते हुए कहता है, नोबल फैमिली के अलायंस का लीडर, हा हा हा। फिर तभी उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई कह रहा था, तायोंग इंस्पेक्टर वापस आ चुके हैं। तभी चेगल शिक हंसते हुए अपने मन में कहता है, उसने जरूर ब्लड डिमन असेंस को सिक्योर किया होगा। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर तायोंग और चियोन को दिखाया जाता है। तायोंग किसी से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, और मेरे चेहरे पर क्या, और तुम मुझे 2 बार शर्मनाक बात करने पर मजबूर कर रहे हो, और इससे मिलो, ये मेरा नया फ्रेंड है और मैंने इसे अपना डिसाइपल बनाने का फैसला किया है। और चियोन को देखकर जेगल शिक और करंट हेड हैरान हो जाते हैं। फिर चियोन उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम कांग चियोन शिक है, प्लीज मेरा ध्यान रखना सीनियर। और चियोन को मिलने के बाद उन दोनों के चेहरे पर साफ साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। जेगल शिक उसकी तरफ देखकर कहता है, हम हार चुके हैं। फिर हमें चियोन को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ देखकर एक डेविलिश स्माइल दे रहा था। फिर हमें प्रीवियस मेमोरीज को दिखाया जाता है जहाँ पर तायोंग चियोन से कह रहा था, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सबॉर्डिनेट बन जाऊं? चियोन कहता है, हाँ, ऐसे मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा, और मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हें मुझसे हर महीने में एक बार चिंगुंगवा ब्लड एक्सट्रैक्शन जरूर लेना होगा, नहीं तो। इस पर तायोंग थोड़ी देर सोचने लगता है, फिर हंसते हुए कहता है, नहीं तो क्या तुम मुझे मार डालोगे? उसके बाद चियोन को कुछ भी समझ नहीं आती। इस पर चियोन कहता है, क्या अभी अभी तुमने क्या कहा? तभी तायुंग कहता है, तुम शायद नहीं जानते हो क्योंकि तुम माउंटेन में फंसे हुए थे, लेकिन मेरा नाम मार्शल दुनिया के टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट के रूप में एक खतरनाक नाम माना जाता है, और तुम मुझसे ये उम्मीद करते हो कि मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम जैसे यंग लड़के की खिदमत करूं। तुम्हारी गुलामी करने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा, और यही मार्शल दुनिया का नियम है। तभी चियोन कहता है, तुम मार्शल आर्टिस्ट रियलिटी में कुछ और ही हो। तुम सब अपनी कीमती जिंदगी से ज्यादा अपने मीनिंगलेस नाम को वैल्यू देते हो, और मैं समझता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। अगर मैं तुम्हें अपना सबॉर्डिनेट भी बना लूँ तो भी मैं तुम्हारा नाम खराब नहीं करूंगा, बस मुझे कुछ रीजन के लिए तुम्हारा नाम चाहिए। और हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा, तो कैसा रहेगा? मेरी ऑफर तुमको कैसी लगी? फिर सीन प्रेजेंट में आता है। कोई आदमी कहता है, मैं अचानक ही पकड़ा गया था, और यह होता है जेगल शिक। वो करंट हेड से कहता है, मैंने सोचा था कि आप बहुत जालिम व्यक्ति हो जो केवल फोर्स का यूज करना ही जानता है,
और अब जब तायंग टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक बनने के करीब है, लेकिन उसने एक ऐसे लड़के को अपना डिसाइपल बनाया है जिसने ब्लड डिमन एसेंस को कंज्यूम किया है। लेकिन चांगवान फिस्ट के साथ हम पावर को बिल्ड कर सकते हैं, यानी कि निर्माण कर सकते हैं। इस पर करंट हेड गुस्सा होते हुए कहते हैं, अगर ऐसा हुआ तो हम एक कुत्ता बनकर रह जाएंगे और उसको काबू में करने का हमारा प्लान पूरी तरह से फेल हो गया है, और ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तभी जेगलशिक कहता है, रुको, अभी भी एक रास्ता है। इस पर करंट हेड कहता है, क्या और कैसा रास्ता, मुझे ठीक से समझाओ। जेगलशिक कहता है, अगर हम उसके डिसाइपल को छीन ले तो। उसकी बात सुनकर करंट हेड हैरान होते हुए कहता है, क्या उसे छीन लेंगे? इस पर जेगलशिक कहता है, हाँ बिल्कुल, हम उसे छीन लेंगे। फिर अपने हाथ पीसते हुए कहता है, आशा करो कि वो वफादार ना हो। फिर हमें सीन कट होकर चियोन को दिखाया जाता है, जो कि मेडिटेशन कर रहा था। तभी चियोन को किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई कह रहा था, क्या कोई यहाँ पर है? जेगलशिप आपसे मिलना चाहते हैं। इस पर चियोन कहता है, क्या मुझसे मिलना चाहते हैं? तभी वो गार्ड कहता है, हाँ, आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। फिर चियोन अपने मन में कहता है, क्या अकेले में? जरूर वो चालाक लोमड़ी कोई प्लानिंग कर रही है। फिर वे लोग वहां से जाने लगते हैं। उन्हें जाते हुए देखकर तायोंग बड़े गुस्से में अपने मन में कहता है, जेगल फैमिली वे चालाक लोमड़िया। फिर हमें सीन कट होकर जेगल फैमिली को दिखाया जाता है। चियोन वहां पर पहुंच चुका था। जेगल सिक उसे देखकर कहता है, तुम्हारा स्वागत है जूनियर। चियोन उससे कहता है, वे सब छोड़ो, तुमने मुझे इतनी रात में क्यों बुलाया है? और मुझे लगता नहीं कि मेरे मास्टर हमें ऐसे मिलते हुए देखकर खुश होंगे। उसे देखकर जेगल शिक अपने मन में कहता है, तुम डेफिनेटली मुझे वफादार दिख रहे हो, लेकिन तुम मेरे चाल में जरूर फंस जाओगे। फिर जेगल शिक उससे कहता है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तायोंग के अंडर ट्रेनिंग लेने के बजाय तुम हमारे जेगल फैमिली में क्यों नहीं आते? इस पर चियोन कहता है, क्या, लेकिन मैं पहले से ही। तभी जेगल शिक कहता है, तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, तायोंग एक मास्टर है, लेकिन उसके पास कोई भी बैकअप और पावर नहीं है। और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, तुम उनके डिसाइपल बन भी गए तो तुमको मार्शल दुनिया में कोई नहीं पहचानेगा। इस पर चियोन कहता है, लेकिन मेरे मास्टर लगभग टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। लेवल और स्किल के मामले में वे उनसे भी सुपीरियर है। तभी जेगल शिक चिल्लाते हुए कहता है, स्किल ही सब कुछ नहीं होता। उसकी ऐसी बातें सुनकर चियोन अपने मन में कहता है, आखिरकार ये कैसा बेवकूफ आदमी है। जेगल शिक कहता है, तुम बहुत ही भोले हो। चाहे कोई व्यक्ति टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक हो या उसके करीब हो, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। और एकमात्र चीज जो कि टिकती है वो सेक्ट होता है। एक लंबी परंपरा और रेपुटेशन वाला सेक्ट टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट को कभी भी पैदा कर सकता है। और यही हमारे जैसे रेपुटेशन फैमिली यानी कि जेगल फैमिली की ताकत है। और जेगल फैमिली पूरी मार्शल दुनिया पर हुकूमत करती है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें हमसे बहुत सपोर्ट मिलेगा और तुम बहुत आगे जाओगे। और फिर हंसते हुए कहता है, तुमने अभी भी ब्लड डिमोनेसेंस को पूरी तरह से कंज्यूम नहीं किया है। उसकी बात सुनकर चियोन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो क्या इसका मतलब है कि ब्लड डिमोनेसेंस को कंज्यूम करने का पूरा तरीका जेगल फैमिली के पास है? जेगल शिक कहता है, हाँ, अब तुम कुछ ढंग की बात कर रहे हो। और ब्लड डिमोनेसेंस को द ग्रेट वॉर ऑफ जस्टिस के दौरान डिमन कल्ट ने बनाया था। फिर मार्शल अलायंस जिसने डिमन कल्ट को काबू में किया। फिर डिमन कल्ट ने ब्लड डिमोनेसेंस तोड़ने के मेथड के सीक्रेट टेक्निक को भी ढूंढ निकाला, और जेगल फैमिली ने अभी भी उस सीक्रेट टेक्निक को छुपा कर रखा है। तभी जेगल शिक को कोई कहता है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। और ये होता है तायोंग, जो कि पीछे खड़ा हुआ था। उसे देखकर जेगल शिक घबराते हुए कहता है, एल्डर तायोंग, आप यहाँ पर कैसे? फिर तायुंग उससे कहता है, क्या जेगन फैमिली के पास ब्लड डिमोनेसेंस को कंज्यूम करने की कोई टेक्निक है? तभी जेगन चिक कहता है, नहीं, ये सच नहीं है। फिर चियोन कहता है, हाँ मास्टर, उसने मुझे ये सब कुछ बताया था। और उसके पास जाकर कहता है, हाँ मास्टर, मैंने अपने कानों से सुना है। उसे ऐसा करते हुए देखकर जेगन चिक गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है, ये कमीना मेरे लिए एक ट्रैप बिछा रहा है। फिर वो तायुंग से कहता है, एल्डर प्लीज शांत हो जाओ, मेरी पूरी तरह से बात तो सुन लो। तभी तायुंग कहता है, तुम कमीने, तुम अपना मुंह बंद रखो। मेरे पास अलायंस के द्वारा जांच करने की अथॉरिटी है, और मैं तुमको टीमन कड के साथ शामिल होने के सस्पिशियस में गिरफ्तार करता हूँ। जेगल शिक कहता है, शामिल? लेकिन ये इम्पॉसिबल है। तायुंग कहता है, अगर तुम शामिल नहीं हो तो तुम्हारे पास डिमन कल्ट की सीक्रेट बुक कैसे पहुंची? जेगल शिक दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मैं तो राइट हैंड पकड़ा गया हूँ।
अब मैं इस सिचुएशन में से कैसे बाहर निकलूं? तभी चियोन कहता है, मास्टर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि डेमन कट के साथ अगर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ हो तो उसे क्या सजा मिलती है? इस पर तायोंग कहता है, अगर डेमन कट के साथ कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उसे मार दिया जाता है। उसकी बात सुनकर चेगलशिक घबराते हुए कहता है, एल्डर आखिरकार आप करना क्या चाहते हो? तभी चियोन कहता है, इंस्पेक्टर होने के रूप में आपके पास मौके पर कार्रवाई करने की अथॉरिटी है ना? तायोंग कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर चियोन तायोंग से कहता है, जैसा कि आपने सुना वो न केवल डिमन कल्ट के साथ शामिल है बल्कि उसने आपके और मेरे बीच में दरार डालने की कोशिश की, और मेरा मानना है कि फ्यूचर में किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए उसे इमीडिएटली एग्जीक्यूट करना ही सही रहेगा। उसकी बात सुनकर चेगलचिक घबराते हुए अपने मन में कहता है, क्या वे मुझे और कितना कोने में ढकेलना चाहता है? वे दोनों चेगलशिक की तरफ ही देखे जा रहे थे। चेगलशिक उन दोनों को देखकर अपने मन में कहता है, क्या उनको लगता है कि मैं किसी कुत्ते की तरह अपने घुटने टेक कर उनसे भीख मांगूंगा? फिर चियोन उसकी तरफ जाते हुए कहता है, मैं अपनी मास्टर की ओर से उसे एग्जीक्यूशन की सजा दूंगा। उसे ऐसे बोलते हुए देखकर तायोंग अपने मन में कहता है, आखिरकार उसका प्लान क्या है? फिर चियान चेगलशी की तरफ जाकर रुक जाता है। चेगलशी उसे देखकर कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमको क्या लगता है कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? मैं चेगलशी हूँ, चेगल फैमिली का सबसे बड़ा लड़का और फ्यूचर हेड। तभी चियोन उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर तायोंग हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुमने यह क्या किया? फिर हमें जमीन पर खून दिखाया जाता है। तायोंग उसे देखकर कहता है, क्या सचमुच तुमने उसे मार दिया, वो भी एक ही पंच में? फिर वो अपने मन में कहता है, ये लड़का तो एक मॉन्स्टर है। तभी हमें जेगरशिक को दिखाया जाता है जो कि मर चुका था। फिर चियोन हाथ पोंछते हुए कहता है, इस लेवल पर होने के बावजूद भी वो मेरे अटैक को डिफेंड नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि वो जेगल फैमिली का फ्यूचर हेड बनने के लायक नहीं था। फिर तायुंग घबराते हुए कहता है, तुम्हें उसे मारने की कोई भी जरूरत नहीं थी, हम जो चाहते थे हमें वो मिल गया था। इस पर चियोन कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें फ्यूचर में आने वाले सभी खतरों को खत्म करना होगा, और अगर हमने उस कमीने को जिंदा रहने दिया होता तो वो चालाक कमीना कभी न कभी हमारे पीठ में छुरा घोंप देता। इस पर तायोंग कहता है, फिर भी तुमने जेगल फैमिली के सबसे बड़े लड़के को मार डाला है, अब इस गंदगी को तुम कैसे साफ करोगे? चियोन कहता है, तो क्या हुआ, क्या तुम जेगल फैमिली से डर रहे हो? इस पर तायोंग कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्योंकि इतना कुछ करने के बावजूद? फिर वो अपने मन में कहता है, वैसे भी ये बिल्कुल सही कह रहा है, वैसे भी चेगल फैमिली की सभी लोग बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन वही नाम जो उनकी पावर माना जाता है उनकी वीकनेस भी बन सकता है। फिर चियोन कहता है, हाँ अब तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। तायोंग कहता है, हाँ हम न केवल जेगल शिप को बल्कि पूरे के पूरे जेगल फैमिली को भी फंसा सकते हैं। फिर चियोन इधर उधर देख कर कहता है, बिल्कुल हम उन पर न केवल डेमन कल्ट के साथ जुड़े होने पर आरोप लगाएंगे बल्कि ब्लड डेमन एसेंस को कंज्यूम करने के सीक्रेट पर भी आरोप लगाएंगे। और आपको क्या लगता है, अगर हम उनकी रिपोर्ट अलायंस को दे दे तो क्या हो सकता है? यहाँ तक कि उनकी इन्वॉल्वमेंट की भी अफवाह जेगल फैमिली को बर्बाद कर देगी, और एक हाई लेवल फैमिली के हेड के लिए यह बहुत ही ज्यादा शर्मनाक दृश्य हो सकता है। तायोंग कहता है, लेकिन हेड ने अपने बेटे को खो दिया है, एक फादर होने के नाते जिसने अपने फैमिली का फ्यूचर खो दिया है, उसका पहला मकसद हमसे बदला लेना ही होगा। चियोन कहता है, लेकिन उस फ्यूचर की वैल्यू तभी है जब जेगल फैमिली सुरक्षित रहेगी। और करंट हेड किस बात को ज्यादा वैल्यू देंगे, अपने बेटे का बदला या अपनी फैमिली की इज्जत? खैर वो बूढ़ा आदमी कभी भी यहाँ पर आ सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे अच्छे से संभालें जब तक आप पूरे जेगल फैमिली से लड़ना नहीं चाहते। तायुंग गुस्सा होते हुए कहता है, हाँ तुम गंदगी फैलाते हो और अब तुम चाहते हो कि मैं इसे साफ करूं। फिर करंट हेड कुछ देर बाद वहां पर आ जाते हैं और अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और तायुंग से कहते हैं, इसका क्या मतलब है इंस्पेक्टर तायुंग? इस पर तायुंग कहता है, ये एक एग्जीक्यूशन था। हेड कहते हैं, क्या एग्जीक्यूशन? भले ही तुम एक इंस्पेक्टर हो लेकिन तुमको पहले अपराध की जांच करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो मेरे बेटे को सीधा ही मार ही डाला। इस पर तायुंग कहता है, तुम्हारे बेटे ने कबूल किया था कि वो डिमन कल्ट के साथ है। इस पर हेड कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, तुमने न केवल मेरे बेटे को मारा और उस पर अब आरोप भी लगा रहे हो कि वो डिमन कल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। आज कुछ भी हो जाए तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। फिर सभी गार्ड अपनी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हेड कहता है, उन दोनों में से किसी को भी मत छोड़ना, सबको मार डालना। उन्हें आते हुए देखकर तायुंग अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज
कोशिश करता है और अपना पैर जमीन पर मार देता है, जिससे बहुत बड़ी शॉकवेव निकलती है। उस शॉकवेव की लपेटे में वे सभी गार्ड आ जाते हैं और बहुत दूर जाकर गिर जाते हैं। फिर वो कहता है, हर कोई जानता है कि मेरे डिसाइपल ने डीमन कल्ट के ब्लड डीमन एसेंस को कंज्यूम किया है, और अभी कुछ टाइम पहले जेगलशिक ने किसी को मेरे डिसाइपल को बुलाने के लिए भेजा था, ये दावा करते हुए कि जेगल फैमिली ने ब्लड डीमन एसेंस को पूरी तरह से कंज्यूम करने की सीक्रेट टेक्निक को हासिल कर लिया है और मेरे डिसाइपल को अपने फैमिली में शामिल करने की कोशिश भी की। इस पर करंट हेड चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो? फिर तायुंग उन दोनों बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहता है, तुम दोनों जेगलशी के पर्सनल बॉडीगार्ड हो, है ना? फिर उनमें से एक बॉडीगार्ड कहता है, हाँ, मैं ही चियोन को बुलाने आया था जेगलशी के कहने पर। फिर तायुंग कहता है, मैं अलायंस का इंस्पेक्टर होने के रूप में जेगल फैमिली से पूछता हूँ कि डीमन कल्ट का एक सीक्रेट मैन्युअल जेगल फैमिली के पास कैसे आया। जेगल चियोन, तुम इतना खतरनाक मैन्युअल अपने पास कैसे रख रहे हो? करंट हेड हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं। तभी तायुंग कहता है, मुझे जल्दी से आंसर दो। फिर करंट हेड नीचे देखकर घबराते हुए कहते हैं, नहीं, कुछ तो गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर तायुंग। तभी तायुंग कहता है, चेगल फैमिली, इसे ध्यान से सुनो और अपना चुनाव करो। क्या तुम सभी लोग मेरा विरोध करोगे और ऐसे फैमिली की तरह जियोगे जिसने मार्शल अलायंस को धोखा दिया है, या फिर क्या तुम कॉर्पोरेट करोगे और डीमन कल्ट के साथ शामिल होने के कलंक से अपना नाम साफ करोगे? तभी करंट हेड कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, अपनी अपनी स्वॉर्ड को अपने म्यान में रखो। तभी चियोन इस पर हंसने लगता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर 4 दिन बाद का दिखाया जाता है। फिर उस शिप में कई सारे बैंडिट्स फंदे लगाकर ऊपर आ जाते हैं और उस शिप वाले लोगों से कहते हैं, ये शिप अब से हमारा है, अगर तुम जीना चाहते हो तो अपना सारा सामान यहाँ पर ही छोड़ दो। उनको आते हुए देखकर सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। फिर एक बैंडिट एक आदमी के पास जाकर कहता है, क्या मैंने जो कहा तुमने वो सुना नहीं? और अपनी स्वॉर्ड उठाकर उस आदमी को मारने लगता है। तभी उसके हाथ में आकर एक अटैक लग जाता है। वे जैसे ही अपने हाथ की तरफ देखता है, उसे रियलाइज होता है कि उसका हाथ कट चुका था। फिर वो जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। उसे ऐसे चिल्लाते हुए देखकर सभी लोग उसकी तरफ भी देखने लगते हैं। फिर वो आदमी कहता है, आखिरकार अभी अभी क्या हुआ? तभी उन सभी के बीच में से एक अटैक होकर चला जाता है और एक लड़की शिप के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है। सभी लोग उसकी तरफ ही देखने लगते हैं और कहते हैं, आखिरकार ये लड़की है कौन? फिर वो लड़की उनकी तरफ देखकर अपने हैट को उतारती है, और गाइस, यही हमारी वाइफू है। तो चलो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वे लड़की उनकी तरफ देखकर कहती है, ये तो कुछ मामूली बैंडिट्स है। फिर वो बैंडिट्स उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, मैं जांगा वाटरवे का मास्टर सुलियोंग हान हूँ, और तुमको देखकर लगता है कि तुमने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है, तो फिर तुम्हारा नाम क्या है लड़की? और अच्छा होगा कि तुम किसी बड़े फैमिली से हो, ताकि मैं तुम्हारे लिए अच्छी फिरौती ले सकूं। इस पर वो लड़की कहती है, मेरा नाम जानकर तुमको कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि आखिरकार तुम सब आज मछली का खाना बनने वाले हो। उसकी बात सुनकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं, अरे हम तो डर गए। फिर वो लड़की कहती है, क्योंकि लड़ाई से पहले तुम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, इसलिए मैं भी अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। फिर सभी के सभी बैंडिट्स उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। उन सभी को देखकर वे लड़की कहती है, मेरा नाम। तभी वे सभी के सभी बैंडिट्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी सीन कट होकर हमें एक टाउन को दिखाया जाता है जिसका नाम ह्यूंजू टाउन होता है। फिर हमें एक वॉर के स्टेडियम को दिखाया जाता है। उसके अंदर चियोन और तायुंग बैठे हुए थे। चियोन इधर उधर देखे जा रहा था क्योंकि उसके लिए ये जगह नई थी और उसने पहले कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। उसे ऐसा करते हुए देखकर तायुंग उसके ऊपर हंसने लगता है। चियोन उससे कहता है, आखिरकार तुम मुझ पर ऐसे हंस क्यों रहे हो? फिर तायुंग कहता है, तुम जैसे लड़के को ये जानकर हैरानी होगी कि तुम हिंजू में खड़े हो, वो टाउन जिसे बादलों के नीचे बहुत फेमस माना जाता है, और हिंजू वो प्लेस है जहाँ मार्शल अलायंस का हेडक्वार्टर मौजूद है। तभी चियोन उसके चेस्ट के ऊपर अपना हाथ रख देता है, जिससे जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। फिर वो चियोन से कहता है, ये तो सिर्फ एक नाटक था और आखिरकार मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। इस पर चियोन कहता है, हाँ मास्टर, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, हम यहाँ पर आखिरकार क्यों आए हैं? तभी तायुंग कहता है, ह्यूंजू वो जगह है जहाँ मार्शल अलायंस का हेडक्वार्टर है, और मैं मार्शल अलायंस का इंस्पेक्टर होने के नाते जेगल फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी रिपोर्ट देने आया हूँ। इस फैक्ट के बावजूद कि हमारे पास कुछ है, मुझे अभी भी जेगल फैमिली के फ्यूचर हेड के मर्डर का रीजन बताना है, और मुझे तुमको कवर करने में बहुत मुश्किल हुई। इस पर चियोन कहता है, हाँ, मैंने यह बात यहाँ पर आते हुए सुनी है, लेकिन मुझे ये बताओ हम यहाँ पर क्यों बैठ रहे हैं? मेरा मतलब है कि हम उस आदमी का मैच क्यों देख रहे हैं? तभी वो आदमी चियोन की तरफ देखकर कहता है, आखिरकार ये आदमी मेरी तरफ ऐसी उंगली क्यों दिखा रहा है?
तायोंग कहता है मैं आज इस मैच का ऑफिशियल विटनेस हूँ और यहाँ पर कोई आने वाला है जिसे मैं देखना चाहता हूँ। चियोन कहता है आखिरकार वो कौन है। तायोंग कहता है वो वासांग की सीनियर ली जी चियोंग है। उसकी बात सुनकर चियोन बड़ी ही अजीब रिएक्शन देता है। तायुंग कहता है क्या तुम्हें पता नहीं? तो फिर क्या तुमने वासांग के शिनू के बारे में सुना है? वो वासांग का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। फिर चियोन सोचते हुए कहता है क्या वासांग का बेस्ट स्वॉर्ड्समैन? लगता है मैंने इसके बारे में सुना है। तभी तायुंग गुस्सा होते हुए कहता है अब बस हुआ। शिनवू वासांग का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन है और उन लोगों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है जो टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में अपनी जगह बना नहीं पाए। और कुछ लोग तो ये कहते हैं उनकी स्किल टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट के स्किल के बराबर है। फिर चियोन उसे चिढ़ाते हुए कहता है क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम टॉप 10 में से थोड़े से नीचे हो? इस पर तायुंग कहता है ऑफ कोर्स मैं स्ट्रॉन्गर हूँ लेकिन वो आदमी अब बूढ़ा हो चुका है। इस पर चियोन कहता है मैं समझ गया मास्टर, प्लीज शांत हो जाओ। फिर तायुंग बैठते हुए कहता है वैसे भी इस वासांग की सबसे अच्छी स्वॉर्ड एक डिसाइपल की स्वॉर्ड है जिसे वासांग ने अपनी पूरी ताकत से राइज किया है। वैसे भी वो वासांग का फ्यूचर है और आगे जाकर तुम्हारा कॉम्पिटिटर भी हो सकता है। वैसे भी तुम्हारे जनरेशन में टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में जगह पाने के लिए तुम्हें कंप्लीट करना चाहिए। फिर चियोन हंसते हुए कहता है हाँ अब मैं समझ गया, ये वासांग की सीनियो ली जी चियोंग है। फिर वो मैच की तरफ देखने लगते हैं। तभी कोई कहता है इंस्पेक्टर तायुंग। इस पर तायुंग कहता है आखिरकार अब क्या हुआ? और ये होता है वो कॉम्पिटिटर जो तायुंग से कहता है आपसे मिले हुए काफी समय हो गया एल्डर, और आप इजाजत दे तो मैं आपके डिसाइपल को चुनौती देना चाहता हूँ। फिर चियोन उसे देखकर अपने मन में कहता है क्या वो उस कारण से है जो मैंने पहले कहा था? तभी एक आदमी दौड़ते हुए आकर तायुंग से कहता है वो वासांग के सुनिए, वो थोड़ा देर से आएंगे और गेस्ट भी मैच का इंतजार करते करते बहुत थक चुके हैं तो इसलिए आप कुछ कीजिए। फिर तायुंग उस कॉम्पिटिटर से कहता है ठीक है मैं इसकी परमिशन देता हूँ। इस पर चियोन कहता है क्या? फिर हमें थोड़ी देर बाद चियोन और उस कॉम्पिटिटर को दिखाया जाता है जो कि आमने सामने खड़े थे। फिर चियोन उससे कहता है तुम लगातार 2 मैच लड़ोगे तो इससे तुम्हारा नुकसान नहीं होगा क्या? इस पर वो कॉम्पिटिटर कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे एक वार्म अप मानूंगा। उसकी बात सुनकर चियोन कहता है ये इतनी एटीट्यूड में क्यों बात कर रहा है? फिर तायुंग उसे देखकर कहता है डार्क स्पिरिट विगॉन का टॉप डिसाइपल क्यूमांजो मैडन, टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक। विगॉन का डिसाइपल वर्सेस चैंगवान फिस्ट के तायोंग का डिसाइपल। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। अगर चियोन इस लड़ाई को जीत जाता है तो मेरी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी उसके चेस्ट में दर्द होने लगता है। फिर वो अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है लेकिन मैं कुछ कारण की वजह से ग्यूमांजो की तरफ जाना चाहता हूँ। फिर चियोन उससे कहता है ठीक है अगर ये वार्म अप है तो मैं तुमको चोट नहीं पहुंचाऊंगा। इस पर ग्यूमांजो कहता है ठीक है लेकिन मैं तुम पर तरस नहीं खाऊंगा, और बड़े बड़े नाखून निकलते हुए कहता है मैंने मेरे ओपोनेंट को जान से मारे बिना लड़ना नहीं सीखा। उसकी बात सुनकर चियोन गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है ठीक है तो फिर आ जाओ। तभी मैच भी स्टार्ट हो जाती है। फिर गिमान जो अपना स्टैंस लेता है और चियोन की तरफ देखता है। चियोन तो अपना वार्म अप किए जा रहा था और हुप हुप किए जा रहा था। तभी लोग उसकी तरफ देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं आखिरकार ये कैसा स्टैंस है, ऐसा स्टैंस तो मेरा कुत्ता करता है और चांगवन फिस्ट का नाम तुमने वेस्ट कर दिया है। तायोंग शर्मिंदा होकर कहता है लगता है कि मुझे नया डिसाइपल लेना होगा। उसे देखकर क्यूमन जो अपने मन में कहता है क्या ऐसे स्टैंस लेकर वो मेरा मुकाबला कर भी पाएगा? फिर तायुंग उसकी तरफ देखकर अपने मन में कहता है तुम इसे हल्के में मत लेना ग्यूमान जो, नहीं तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। क्यूमान जो चियोन की तरफ देखकर अपने मन में कहता है मैंने सुना है कि वो मार्शल दुनिया में नया है और उसने ब्लड डिमोनेसेंस को कंज्यूम किया है। और फिर हंसते हुए कहता है तुमको मार्शल दुनिया में लापरवाही से कदम रखने की कीमत जरूर चुकानी होगी। फिर वो बड़ी तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसकी स्पीड देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिरकार वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो उसे जान से मार डालेगा और क्या वो एक वार्म अप मैच नहीं है? फिर हमें दिखाया जाता है ग्यूमांजो ने अपना हाथ चियोन के काफी करीब ले आया था। फिर चियोन ग्यूमांजो के अटैक को अपनी ओर आते हुए देखता है और सभी आदमी भी। तभी ग्यूमांजो अटैक कर देता है और आगे जाते हुए कहता है ये तुमको कैसा लगा? तो है गाइस आज से हम एक नए मैन वहाँ को शुरू कर